अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 के लेक्चर नंबर 39 की बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। इस मेन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल सेट की, देन ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती हैं इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। उसके बाद यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स, देन वी विल टॉक अबाउट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, then decomposition of a vector into sum of two vectors, then orthonormal set, orthonormal basis, and then finally we will talk about some examples to verify the definitions and the statements of the theorems. स्टूडेंट, देखने में आपको ये टॉपिक ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन ये टॉपिक इंतहाई आसान है। सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल सेट की बात कर लेते हैं। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि दो वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में क्या कहा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास u1 और u2, अगर ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है या जो इनका इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। इसको आप अगर इनर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो u1 का ट्रांसपोज इनटू u2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, क्योंकि ये u1 डॉट u2 या u1 ट्रांसपोज इनटू u2 ये दोनों एक ही है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट को आप इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। वैसे इनर प्रोडक्ट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो सूटेबल उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाली है, ओके। सो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए या दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, ओके। अब यहाँ पे तो हमारे पास दो वेक्टर्स थे जिनके ऑर्थोगोनल होने की हमने बात की थी, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरे हम सेट की बात करेंगे कि एक सेट जो है वो ऑर्थोगोनल कब होगा, ओके। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लेट S इज इक्वल टू u1, u2, so on up to up be the set of non-zero vectors in Rn। Rn हमारे पास एक स्पेस है जिसमें से हमने ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो लिए हैं, ये सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ओके। इज सेट टू बी एन ऑर्थोगोनल सेट इफ ऑल वेक्टर्स इन S आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ये जो हमारे पास सेट S है जिसके अंदर ये वेक्टर्स पड़े हुए हैं जो कि Rn स्पेस से बिलोंग करते हैं और ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं Rn स्पेस के, ये हमारे पास जो सेट S है ये ऑर्थोगोनल सेट कहलाया जाएगा अगर ये जो सेट S के अंदर वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो, मतलब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो, ओके। दैट इज 0 डज नॉट बिलोंग टू S, मतलब जो 0 है ना वो, क्योंकि हमने नॉन जीरो वेक्टर की बात की है ना, तो 0 वेक्टर तो S के अंदर नहीं होगा फिर। एंड ui डॉट uj इक्वल टू 0 फॉर ऑल i डज नॉट इक्वल टू j एंड ij इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू p, ओके। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट S है, इस सेट S के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो Rn से बिलोंग करते हैं और ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। सेट S जो है ये ऑर्थोगोनल सेट होगा अगर सेट S के अंदर ये जो वेक्टर्स हैं ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो, ओके। यहाँ पर उसने लिख दिया है कि ui डॉट uj शुड बी 0 फॉर ऑल i डज नॉट इक्वल टू j, और ij को उसने बता दिया है कि ij की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 अप टू p, ओके। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि शो दैट S इज इक्वल टू u1, u2, u3 इज एन ऑर्थोगोनल सेट वेयर u1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, u2 की वैल्यू गिवन है, u3 की वैल्यू गिवन है। ये जो सेट S है ये ऑर्थोगोनल सेट कब होगा, अगर ये जो u1, u2, u3 ये एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल हो। तो u1 का सबसे पहले हम u2 के साथ चेक कर लेते हैं, फिर u1 का u3 के साथ, फिर u2 का u3 के साथ, ओके। अगर ये सारों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि सेट S जो है ये ऑर्थोगोनल सेट है, ओके। हम सोल्यूशन की बात करते हैं। To show that S is orthogonal,
we show that each vector in S is orthogonal to other, that is ui dot uj equal to 0 for all I does not equal to j। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन हमारे पास वेक्टर्स हैं सेट S के अंदर, तो i j जो है ना वो वैरी कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 3 तक होगा। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं कि i की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं और j की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। u1 यहाँ पे पुट करें, i की वैल्यू u1 डॉट u2, क्योंकि i की वैल्यू हमने 1 रखी है और j की वैल्यू हमने 2 रखी है। मैं आपको ज़रा लिख के समझा देता हूँ। हमारे पास इसके अंदर आपने i की वैल्यू 1 पुट करनी है सबसे पहले और j की जगह 2 पुट करें, क्योंकि उसने कहा है ना कि i और j जो है ना डज नॉट इक्वल टू, मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना ये, तो i को 1 रख लें और j को 2 रख लें आप। तो u1 डॉट u2 आ गया, u1 की वैल्यू पुट की, डॉट u2 की वैल्यू पुट की, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, तो इन तीनों का सम करेंगे हमारे पास -3 + 2 + 1 करेंगे तो 0 आएगा। मतलब u1 और u2 का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। इसी तरह से आप i की जगह पे 1 रखें और j की जगह पे 3 रखें। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ सोल्यूशन स्टूडेंट, आप इनको जो ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। विच इम्प्लाइज u1 इज ऑर्थोगोनल टू u2। अच्छा, अब हम i की वैल्यू जो है ना वो 1 रखते हैं और j की वैल्यू 3 रखते हैं, तो यहाँ पर u1 डॉट u3 आ जाएगा, u1 की वैल्यू गिवन है, डॉट u3 की वैल्यू गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो ये भी 0 आ गया, तो मतलब u1 इज ऑर्थोगोनल टू u3। सिमिलरली अब आप i की वैल्यू 2 रखें और j की वैल्यू 3 रख लें, तो यहाँ पर u2 डॉट u3 आ जाएगा, u2 की वैल्यू पुट करें, u3 की वैल्यू पुट करें, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज u2 इज ऑर्थोगोनल टू u3। तो इस तरह से जो u1, u2, u3 है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट S है वो एक ऑर्थोगोनल सेट है। होप सो कि आपको इस पहली एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग होगी है। ओके, मूव करते हैं स्टूडेंट, एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसके प्रूफ की हम बात नहीं करेंगे, जस्ट स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। सपोज दैट S इज इक्वल टू u1, u2, u3, so on up to up is an orthogonal set of non-zero vectors in Rn। अब जो थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है ऑर्थोगोनल सेट की और एग्जांपल की है, यहाँ पर उसने क्या लिख दिया है कि आप सपोज करो कि आपके पास ये जो सेट है ना जिसके अंदर ये वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ये ऑर्थोगोनल सेट है ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स जो कि Rn से बिलोंग करते हैं, एंड W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ u1, u2, u3 अप टू up। ये जो W हमारे पास आया है ये इन वेक्टर्स की स्पैनिंग से हमें मिला है। देन S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड अ बेसिस फॉर W। देखिए ना, हमारे पास अगर ये u1, u2, u3 हमारे पास जो है ये इनकी स्पैनिंग से हमें W मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेट S है, एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और दूसरा ये W की बेसिस है। ओके, ये हमारे पास स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आपने याद रखना है। इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके यहाँ पर एक एग्जांपल किया है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इफ S इज इक्वल टू u1, u2 इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन R2। ये हमारे पास सेट S है जिसके अंदर दो वेक्टर्स पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि सेट S जो है ये ऑर्थोगोनल सेट है, ठीक है, और इसके अंदर सेट S के अंदर जो दो वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं जो कि R2 से बिलोंग करते हैं। शो दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट कैसे शो करते थे, लेक्चर नंबर 6 या 7 में हमने डिटेल के साथ डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 11, 12, 13 इन सारे लेक्चर्स के अंदर हमने जो है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स के हवाले से काफ़ी सारी डिस्कशन की थी। ओके, तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। एक दफ़ा से स्टेटमेंट को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। इफ S इज इक्वल टू u1, u2 इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन R2, शो दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वेयर u1 इज इक्वल टू 3, 1 एंड u2 इज इक्वल टू -1, 3। u1 और u2 की वैल्यू उसने यहाँ पर हमें दी हुई है। अच्छा, सोल्यूशन की बात करते हैं। वो कहता है कि आप शो करो कि हमारे पास जो सेट S है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, सेट S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब होगा, जब इन दोनों वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें जो वेट्स हैं वो दोनों जीरो हो। मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ, जरा हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, इसको आपको इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। टू शो दैट S इज इक्वल टू u1, u2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, वी शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन। ये हमारे पास जो u1 और u2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया है, c1 u1 प्लस c2 u2 इक्वल टू 0 वेक्टर,
एज ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब C1 और C2 की वैल्यू जो है ना वो 0 आनी चाहिए। ओके ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। C1 U1 प्लस C2 U2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप U1 और U2 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। राइट साइड पे ये जो जीरो वेक्टर है, क्योंकि U1 और U2 R2 से बिलोंग करते हैं, तो राइट साइड पे ये जो जीरो वेक्टर है ये भी R2 से बिलोंग करेगा। इसकी दो एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 0, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब आप क्या करो कि ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है C1 इंटू 3 1 प्लस C2 इंटू -1 3, यहाँ पर आपने स्टूडेंट क्या करना है, C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3C1 और C1 आ जाएगा, और C2 को मल्टीप्लाई करें तो -C2 3C2 आ जाएगा। आप लेफ्ट साइड पे दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें, दोनों कॉलम मैट्रिसेस हैं, इनको आप वेक्टर भी कह सकते हैं, इनको आप ऐड करेंगे और उसके बाद आप राइट साइड के साथ इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट दो इक्वेशंस मिलेंगी, 3C1 -C2 इक्वल टू 0, C1 प्लस 3C2 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे रख के सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे रख के सॉल्व नहीं करना तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक में से जो है ना वो C2 की वैल्यू निकालें और दूसरे के अंदर पुट कर दें, तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा और यहाँ से आपके पास स्टूडेंट ये C1 और C2 दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो U1 और U2 थे ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मतलब सेट S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। देयरफॉर इफ S इज एन ऑर्थोगोनल सेट देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, इसको हमने शो कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब जरा हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो दूसरा हमारे पास टॉपिक था, ऑर्थोगोनल बेसिस। ओके, ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती है? ये जो ऑर्थोगोनल सेट हमने पढ़ा है इसी से मिलता जुलता ही है। लेट S इज इक्वल टू U1 U2 U3 अप टू UP बी अ बेसिस फॉर अ सबस्पेस W ऑफ Rn। ये जो हमारे पास सेट S है ये हमारे पास जो है ना ये सबस्पेस W जो कि Rn की सबस्पेस है, ये उसकी बेसिस है। is also an orthogonal basis if S is an orthogonal set। अगर S हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट है तो फिर हम इसको ऑर्थोगोनल बेसिस कह सकते हैं। ओके, सिंपल सी ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, इसको जरा मैं दोबारा से आपके सामने पढ़ देता हूँ। लेट S इज इक्वल टू U1 U2 अप टू UP बी अ बेसिस फॉर अ सबस्पेस W ऑफ Rn। मतलब ये जो सेट S है ये सबस्पेस W जो Rn की सबस्पेस W है उसकी बेसिस है। ओके, मतलब सेट S के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इन वेक्टर्स को यूज करके हम सबस्पेस W जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल बेसिस, ये बेसिकली ऑर्थोगोनल बेसिस कहलाई जाएंगी इफ S इज एन ऑर्थोगोनल सेट। अगर आपके पास ये जो सेट S है ये ऑर्थोगोनल सेट हो तो उस केस में हम सेट S को हम ऑर्थोगोनल बेसिस भी कह सकते हैं। ओके, जरा थ्योरम की बात कर लेते हैं। If S is equal to U1 U2 up to UP is an orthogonal basis for a subspace W of Rn। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये जो सेट S है वो अगर सबस्पेस W जो कि Rn की सबस्पेस है अगर उसकी ऑर्थोगोनल बेसिस हो देन ईच Y इन W, देन हम W जो में से कोई भी Y अगर चूज करते हैं, कोई भी Y वेक्टर चूज करते हैं, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 up to UP, दैट इज Y is equal to C1 U1 plus C2 U2 plus C3 U3 plus so on up to CP UP। स्टूडेंट ये ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि आपके पास लेट्स सपोज आपके पास V कोई वेक्टर स्पेस है। आप ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर V आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है और आपके पास B जो है उसकी बेसिस है, B जो है वो वेक्टर स्पेस V की बेसिस है, तो B के अंदर मतलब जो वेक्टर्स हैं, B के अंदर जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, अगर वो वेक्टर स्पेस V की बेसिस है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और उनकी स्पैनिंग सेट से हम वेक्टर स्पेस V भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, बेसिस की यही डेफिनेशन है ना। अच्छा, अब V में से आप कोई सा भी एलिमेंट चूज करें, कोई सा भी वेक्टर चूज करें तो उसको आप बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो सेट S है ये सबस्पेस W की ऑर्थोगोनल बेसिस हो तो उस केस में अगर हम W में से कोई भी Y चूज करते हैं तो उस Y को हम इन ऑर्थोगोनल बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं U1 U2 अप टू UP उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सी ये डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले वाली जो स्टेटमेंट थी उसके साथ रिलेट करके आपको बता दिया है। होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास ये जो Y को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है
ऑर्थोगोनल बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स पड़े हैं, यहाँ पर ये जो C1, C2, C3 अप टू CP है, इसकी वैल्यू क्या है? Cj इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर उसने j कह दिया है। j हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है? 1 से लेके p तक वैरी हो रहा है। Cj इज इक्वल टू y डॉट uj डिवाइडेड बाई uj डॉट uj। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने याद रखना है, और इस फार्मूला की मदद से हमने इस लीनियर कम्बिनेशन के अंदर ये जो C1, C2, C3 अप टू CP वेट्स हैं, इनको हमने फाइंड करना है। ओके, इसके प्रूफ की हम बात नहीं करेंगे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या कहती है? द सेट S इज इक्वल टू U1, U2, U3। हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 वेक्टर्स हैं। एज इन फर्स्ट एग्जाम्पल इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर R3। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 थी उसमें ये U1, U2, U3 की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। और फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे पास हमने देखा था कि ये ऑर्थोगोनल बेसिस है R3 की। एक्सप्रेस y एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S। अब y हमने R3 में से कोई जो है ना वेक्टर हमने चूज किया है, तो y को हम सेट S के अंदर ये जो वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग द अबव थ्योरम। ओके, अच्छा, यहाँ पर y की वैल्यू उसने बता दी है 6, 1, -8 और इसका ट्रांसपोज। इसका आप ट्रांसपोज लें तो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा 6, 1 और -8 उसकी एंट्रीज हो। ओके, अच्छा, आप जरा इसकी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। वी वांट टू राइट y इज इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3। y को हमने इस फॉर्म में लिखना है ना। यहाँ पर आप U1, U2 और U3 की वैल्यू पुट करें। U1, U2 और U3 की वैल्यू एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। जहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन के बाद हम जिस एग्जाम्पल को किया था वहाँ पर U1, U2, U3 की वैल्यू गिवन है। आपने जस्ट यहाँ पे पुट करनी है वेयर C1, C2 एंड C3 आर टू बी डिटरमाइंड। C1, C2 और C3 को हमने फाइंड करना है। ये वेट्स हैं इस लीनियर कम्बिनेशन के। U1, U2, U3 ये गिवन है। ओके, बाय अबव थ्योरम अब हमने सबसे पहले C1 को फाइंड करना है, फिर C2 को फाइंड करना है, फिर C3 को फाइंड करना है। ओके, फार्मूला मैं आपको एक नज़र फिर से स्टूडेंट दिखा देता हूँ। हमारे पास ये फार्मूला है Cj इज इक्वल टू y डॉट uj डिवाइडेड बाई uj डॉट uj। यहाँ पर इस फार्मूला को मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को फार्मूला भी याद रहे। हमारे पास ये जो Cj है, Cj दिस इज इक्वल टू y डॉट uj डिवाइडेड बाय uj डॉट uj। तो C1 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। J की वैल्यू यहाँ पे 1 रखे स्टूडेंट, तो ये C1 हो जाएगा और यहाँ पे y डॉट U1 डिवाइडेड बाय U1 डॉट U1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट करनी है। y हमारे पास इसकी इक्वल है ना, इसको आप अगर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी 6, 1 और -8। ओके, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, डॉट U1 की वैल्यू पुट करें एग्जाम्पल नंबर 1 से उठा के, यहाँ पर भी U1 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर भी U1 की वैल्यू पुट करें और नीचे डिनोमिनेटर में U1 और U1 का डॉट प्रोडक्ट लें और ऊपर न्यूमिनेटर में y और U1 का डॉट प्रोडक्ट लें। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट, जो यहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये वो फार्मूला है बाय अबव थ्योरम। C1 इज इक्वल टू y डॉट U1 डिवाइडेड बाई U1 डॉट U1। y की वैल्यू पुट की, डॉट U1 की वैल्यू पुट की, डिनोमिनेटर में भी हमने U1 डॉट U1 दोनों की वैल्यू पुट की। उसके बाद ऊपर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, तो 18 प्लस 1 19 आ गया, और -8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आएगा, तो 19 -8 करेंगे तो 11 आएगा। डिनोमिनेटर में भी आपको 11 मिलेगा, तो इसका कैंसिलेशन के बाद आंसर 1 आ जाता है, मतलब C1 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। इसी तरह से आपने उसी फार्मूला को यूज़ करना है और J की जगह पे 2 पुट करना है, तो C2 इज इक्वल टू y डॉट U2 डिवाइडेड बाई U2 डॉट U2। y की वैल्यू गिवन है, U2 की वैल्यू आपने एग्जाम्पल नंबर 2 से उठानी है, यहाँ पर पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डिवीजन के बाद आपके पास आंसर C2 की वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट आपने C3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो -2 आ जाएगी। C1, C2 और C3 इन तीनों वैल्यूज़ को आपने लीनियर कम्बिनेशन में पुट करना है। ये आपके पास लीनियर कम्बिनेशन था y इज इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने y को S के अंदर पड़े हुए U1, U2, U3 जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है, और थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने C1, C2 और C3 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ओके, हमारे पास इसी तरह से एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट। हम प्रोसेस को देख लेते हैं जल्दी से। द सेट S इज इक्वल टू U1, U2, U3 इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर R3।
अगर ये R3 की ऑर्थोगोनल बेसिस हैं, देन राइट y एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S। फिर हम R3 में से एक y चूज करते हैं और उस y को हम सेट S के अंदर जो वेक्टर्स पड़े हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है, u1 भी दिया हुआ है, u2 भी दिया हुआ है और u3 भी दिया हुआ है। ओके, हम y को इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है वो C1, C2 और C3 की वैल्यू फाइंड करना है। U1, U2, U3 गिवन है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग अबव थ्योरम। C1 का फार्मूला ये है, ओवरऑल फार्मूला क्या था? जनरल, Cj इज इक्वल टू y डॉट uj डिवाइडेड बाई uj डॉट uj। j की वैल्यू पहले 1 रखें, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ से इस तरह से आपको C1, C2 और C3 की वैल्यू स्टूडेंट मिल जाएगी। इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही है। ये तीनों कॉन्स्टेंट्स को, तीनों वेट्स को आप ऊपर पुट करें लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू -2 है, C2 की वैल्यू 5 है और C3 की वैल्यू 4 है। तो इस तरह से हमने इस y को सेट S के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टूडेंट आगे मूव करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है स्टूडेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये हो जाएगा। अगर किसी से नहीं होता तो MTH 501 का हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर इनटू द सम ऑफ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट इसको भी हम देख लेते हैं। हमने एक वेक्टर को सम ऑफ टू वेक्टर्स में जो है वो डिकम्पोज करना है। स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर y जो कि Rn से बिलोंग करता है इनटू द सम ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे, वन इज मल्टीपल ऑफ u जो कि Rn से बिलोंग करता है एंड द अदर ऑर्थोगोनल टू u, दैट इज y इज इक्वल टू y यहाँ पे हैट प्लस z। ये जो y हैट है इसका क्या मतलब है कि ये u का मल्टीपल कोई हमारे पास वेक्टर है, और z का क्या मतलब है कि हमारे पास ये ऑर्थोगोनल टू u है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है वेयर y हैट इज इक्वल टू अल्फा u, मतलब u का कोई मल्टीपल होना चाहिए फॉर सम स्केलर अल्फा, एंड z इज ऑर्थोगोनल टू u। हमारे पास एक वेक्टर y है जो कि Rn से बिलोंग करता है, ये एक नॉन जीरो वेक्टर है। इसको जब हम सम ऑफ टू वेक्टर्स में जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एक वेक्टर जो है वो u का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा जो है ना वो u के ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने y वेक्टर को डिकम्पोज कर दिया सम ऑफ टू वेक्टर्स में। ओके, विद द हेल्प ऑफ फिगर भी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये y वेक्टर है। ओके, ये हमारे पास y वेक्टर है, ठीक है। जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास ये जो है इसका एक कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, जो कि u का मल्टीपल है। ओके, फॉर u बिलोंग टू Rn, और दूसरा हमारे पास जो है ना ये जो है ना u के परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये z वेक्टर है जो कि u के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर 90 के एंगल बन रहे हैं, सही है। तो हमने बेसिकली जो y वेक्टर था इसको हमने डिकम्पोज कर दिया सम ऑफ टू वेक्टर्स। एक जो है ना वो u का मल्टीपल है और दूसरा जो है ना वो u के ऑर्थोगोनल है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट ये फिगर है इसकी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं क्या है जी। इन द अबव फिगर अ वेक्टर y इज डिकम्पोज्ड इनटू टू वेक्टर्स z इज इक्वल टू y माइनस y हैट। यहाँ पर ये जो u के ऑर्थोगोनल वेक्टर z है, z की वैल्यू उसने बता दी है, किसकी इक्वल है? z y माइनस y हैट। ओके, ये u के ऑर्थोगोनल है। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने जो है ना वो एंगल जो है वो गलत जगह पे बना दिया था। हमारे पास इसका जो एंगल आता है, ये जो z है ये u के ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पर एंगल आएगा। ओके, ये 90 का एंगल है। होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। ये फिगर के अंदर जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं ना, इनको हम ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। ये फिगर थी और यहाँ पर इससे बता दिए फिगर में जो चीज़ें बताई गई हैं। इन द अबव फिगर अ वेक्टर y इज डिकम्पोज्ड इनटू टू वेक्टर्स z इज इक्वल टू y माइनस y हैट एंड y हैट इज इक्वल टू अल्फा u। ये जो z है ये u के जो है ना ऑर्थोगोनल है, और ये जो y हैट है बेसिकली ये u के मल्टीपल कोई वेक्टर हमें मिला है फॉर स्केलर अल्फा। क्लियरली इट कैन बी सीन दैट z इज इक्वल टू y माइनस y हैट इज ऑर्थोगोनल टू u।
या u के ऑर्थोगोनल है, आपको मैंने बता भी दिया है, यहाँ से आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है, ये u वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये z है, तो ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। एंड y हैट इज इक्वल टू अल्फा u इज अ मल्टीपल ऑफ u, और ये u का कोई मल्टीपल है, ओके। सिंस z इज इक्वल टू y माइनस y हैट इज ऑर्थोगोनल टू u, अगर ये u की ऑर्थोगोनल है तो इसका क्या मतलब है कि z और u का डॉट प्रोडक्ट लें तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, इसका ये मतलब है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने जो है ना वो z की वैल्यू पुट की, तो y माइनस y हैट डॉट u आ गया। अब यहाँ पर आप y हैट की वैल्यू पुट कर दें, अल्फा u आ गया, ठीक है, y माइनस अल्फा u डॉट u इक्वल टू 0 आ गया। अब u का आप जो है ना दोनों के साथ अलग डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, y डॉट u माइनस अल्फा u डॉट u, तो अल्फा को अलग कर दें, u डॉट u आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से स्टूडेंट आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू y डॉट u डिवाइडेड बाय u डॉट u। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी है। आगे चलते हैं, एंड z इज इक्वल टू y माइनस y हैट, और यहाँ पर आपने जो है ना वो y हैट की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, y माइनस y हैट किसके बराबर है, y हैट हमारे पास अल्फा u के बराबर था ना, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दें जो हमने अभी फाइंड की है, y डॉट u डिवाइडेड बाय u डॉट u इंटू u। तो इस तरह से हमने ये z की वैल्यू फाइंड कर ली है, z इज इक्वल टू y माइनस y डॉट u डिवाइडेड बाय u डॉट u इंटू u। ओके, आगे मूव करते हैं, हेंस y हैट की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हैट विल बी इक्वल टू y डॉट u डिवाइडेड बाय u डॉट u इंटू u विच इज एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है y की ऑन u, ओके, y की u के ऊपर जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है उसको हमने इस तरह से लिख लिया, एंड z इज इक्वल टू, z की वैल्यू ये है हमारे पास, तो यहाँ पर आप y हैट की वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ से z इज इक्वल टू y माइनस दिस आ जाएगा, इज अ कंपोनेंट ऑफ y, ये बेसिकली y का कंपोनेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी है स्टूडेंट। आपने इन दोनों फार्मूलाज को जो है वो सही तरह से अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको इसकी सारी जो डेरिवेशन है वो बता दी है। ये बेसिकली ये जो फार्मूला है ये क्या बता रहा है, विच इज़ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u, मतलब y की u के ऊपर जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है उसका ये फार्मूला है, ओके, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आप z हमें पता है कि y माइनस वाई हैट के बराबर है, y हैट की ऊपर जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो ये जो आ जाएगा ना z इज इक्वल टू y माइनस वाई डॉट यू डिवाइडेड बाई यू डॉट यू इंटू यू, ये बेसिकली कंपोनेंट ऑफ y है, ओके। तो आपसे एग्जाम्पल में बाकायदा पूछा जाएगा कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u वो क्या है, आप वो बताएं और कंपोनेंट ऑफ y भी बताएं। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल को। आप लोगों ने फेड अप नहीं होना, बहुत आसान सा ये लेक्चर है, आदो ये लेंथी लेक्चर है लेकिन बहुत आसान सा है, इसको आप प्रैक्टिस करें जितना हो सके। लेट y इज इक्वल टू 7 6 एंड u इज इक्वल टू 4 2, y और u की वैल्यू गिवन है। फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u, ठीक है, ये आप देख लें कि हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है y की u के ऊपर वो हमने फाइंड करनी है। देन राइट y एज द सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वन इज स्पैन ऑफ u एंड द वन ऑर्थोगोनल टू u। ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने इस फार्मूला को यूज़ करना है। ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u, इसके अंदर y चाहिए, u चाहिए, y और u दोनों गिवन है, y और u का डॉट प्रोडक्ट लें, u और u का डॉट प्रोडक्ट लें और यहाँ पर u की वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए उसने y डॉट u फाइंड किया जो कि 40 के बराबर है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद u डॉट u फाइंड किया, वो भी 20 के बराबर है। द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u इज y हैट इज इक्वल टू, ये उसका फार्मूला है स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर आपने ये सारी वैल्यूज पुट की, 40/20 इंटू u, यहाँ पर आप जो है ना कैंसिलेशन के बाद ये 20 आ जाएगा और u की वैल्यू पुट कर दें 4 2, इसको मल्टीप्लाई करें 8 4 आ जाएगा। तो ये जो 8 4 आया है ये बेसिकली ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u है। एंड द कंपोनेंट ऑफ y ऑर्थोगोनल टू u, अब जो हमने y का कंपोनेंट फाइंड करना है जो कि u की ऑर्थोगोनल है, उसका फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट। मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपोनेंट ऑफ y ऑर्थोगोनल टू u, z इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट। ये बेसिकली y का कंपोनेंट है जो कि u की ऑर्थोगोनल है, ओके। हमने कहा था ना कि हमारे पास जो y वेक्टर है जो कि एक नॉन जीरो वेक्टर है जो कि Rn से बिलोंग करता है, उसको जब आप डिकम्पोज करेंगे तो इनटू टू वेक्टर्स, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक वेक्टर जो है वो u के ऑर्थोगोनल होना चाहिए और दूसरा वेक्टर हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, दूसरे वेक्टर पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैं आपको जरा दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को वो डेफिनेशन जो है वो याद आ जाए। उसने क्या कहा था डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर में, डिकम्पोजिशन ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर y जो कि Rn से बिलोंग करता है इनटू द सम ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे
वन इज मल्टीपल ऑफ यू एंड द अदर ऑर्थोगोनल टू यू। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया इस एग्जांपल के अंदर, सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू यू फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम y का जो है ना वो कंपोनेंट ऑफ y हम फाइंड करने जा रहे हैं जो कि u की ऑर्थोगोनल है। तो वो किसके बराबर होता है, बेसिकली z इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट, जो कि मैंने फिगर में भी आपको समझाया था। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें, y हैट की वैल्यू पुट करें तो ये -1 2 आ जाएगा। ओके, ये बेसिकली z की वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद हमने बेसिकली जो है ना वो सम फाइंड करना था ना, द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज y, ठीक है, ये y के इक्वल है। दैट इज हम चेक कर सकते हैं y की वैल्यू 7 6 है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो अल्फा u मतलब जो u का मल्टीपल था वो क्या आया था, 8 4 आया था, और हमारे पास जो ऑर्थोगोनल टू u है वो -1 2 आया था। इसको आप राइट साइड को सॉल्व करें तो 7 और 6 ही आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने y को उसके जो है ना वो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक जो उसका कंपोनेंट है वो u का मल्टीपल है और दूसरा u के ऑर्थोगोनल है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे मूव करते हैं। दिस डिकम्पोजिशन ऑफ y इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3। आगे फिगर है उसमें ये दिखाई गई है। नोट, if the calculations above are correct then y hat comma y minus y hat will be an orthogonal set। देखिए ना, जब हम किसी y को डिकम्पोज करते हैं इनटू सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट वन इज मल्टीपल ऑफ u एंड द अदर इज ऑर्थोगोनल टू u, तो हमारे पास वो जो दो कंपोनेंट्स आते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन, वो जो है ना उन दोनों को मिलाने से जो सेट बनता है वो ऑर्थोगोनल सेट होगा। ओके, तो इसमें बता दिए एज अ चेक कंप्यूट। अब हम ये चेक भी कर सकते हैं। अब जरा इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लें, ये इक्वल टू 0 आएगा, तो मतलब ये जो दोनों हमारे पास कंपोनेंट्स हैं y के, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो ये हमारे पास सेट जो होगा ये ऑर्थोगोनल सेट होगा। फिर ओके स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। ये वो फिगर है जिसमें हमारे पास ये जो y था इसके हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एक u और दूसरा हमारे पास ये y हैट, ठीक है। जो u ये मतलब एक u का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा u के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हमने बना लिया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस इन फिगर बिलो फ्रॉम y टू l। ये हमारे पास y है और ये हमारे पास l है। y से लेके l तक जो डिस्टेंस है वो हम स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं जरा इसका। द डिस्टेंस फ्रॉम y टू l इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम y टू द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन y हैट। मतलब ये y से लेके y हैट तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे इसको जरा मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। द डिस्टेंस फ्रॉम y टू l इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारे पास जो है ना ये बेसिकली एक परपेंडिकुलर लाइन है इस l के ऊपर, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम y टू l इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम y टू द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन y हैट। द लेंथ इक्वल्स द लेंथ ऑफ y माइनस y हैट। y माइनस y हैट, सबसे पहले तो हमें जो है ना वो y माइनस y हैट चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आप देख सकते हैं y माइनस y हैट का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ये -1 और 2 कौन से हैं, तो बेसिकली ये वाले हैं। ये जो प्रीवियस एग्जांपल है इसमें हमने देखा था, ये जो हमने फाइंड किया था -1 2 y माइनस y हैट, ये फाइंड किया था ना। इस एग्जांपल से हमने डाटा लेना है। ओके, y माइनस y हैट का ये फार्मूला है हमारे पास, सॉरी ये डाटा है -1 2, इसकी ये वैल्यू है। इसको हम यूज़ करके जब हम इसका जो है ना वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किसी भी वेक्टर का जो है ना वो मैग्नीट्यूड या नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उनको सम करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं ना। तो y माइनस y हैट का जो नॉर्म है किसके बराबर होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, आंसर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इस तरह से हमने वो लेंथ फाइंड किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एग्जांपल है, डिकम्पोज y इज इक्वल टू -3, -4 into two vectors y hat and z, where y hat is a multiple of u की वैल्यू उसने बता दी है -3 1 and z is orthogonal to u. Also prove that y hat dot z equal to 0. ओके, इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही जो कि हमने ऊपर फाइंड किया है। इट इज वेरी मच क्लियर दैट y hat is an orthogonal projection of y onto u and it is calculated by, ये जो y hat है बेसिकली ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है y की u के ऊपर। ओके, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, y hat का हमारे पास फार्मूला है, ऊपर हमने देखा था, दिस इज इक्वल टू y डॉट u डिवाइडेड बाई u डॉट u इंटू यू। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास गिवन है, इसको आप जो है ना वो कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो -3 -4 बनेगा ना, ये हमारे पास आ जाएगा -3 -4। उसके बाद हमारे पास ये जो u है इसको भी आप कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो -3 1 आएगा। इसको आप सॉल्व करें स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे जो y hat की वैल्यू आएगी वो -3/2 आएगी और 1/2 आएगी।
ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने जो है ना वो z फाइंड करना है। z फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y माइनस वाई हेड का फार्मूला है, ये हमें पता है। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें, y हेड की वैल्यू पुट करें। ओके, यहाँ पर y हेड की वैल्यू में ये पहले वाला एलिमेंट जो है ना यहाँ पर स्टूडेंट ये माइनस, यस ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट जो है ना उसने थोड़ी लंबी लगा दी है। बाकी ये है कि y और y हेड की वैल्यू हमें गिवन है। दोनों को आप दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे -4 माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे तो -3/2 और -9/2 आ जाएगा। ये z की वैल्यू आ गई। अब y हेड की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या प्रूव करना था कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है, तो y हेड और z का डॉट प्रोडक्ट लें तो इक्वल टू 0 आता है। देयरफॉर y हेड इज ऑर्थोगोनल टू z। ओके, इसकी भी एक्सरसाइज है स्टूडेंट ऐसे ही। फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर y ऑन टू u। y भी गिवन है, u भी गिवन है, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट आपने यूज़ करना है। ओके, y की वैल्यू पुट करें, u की वैल्यू पुट करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, u डॉट u फाइंड करें और u से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास y हेड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर y ऑन टू u, आल्सो प्रूव दैट y इज इक्वल टू y हेड प्लस z। मतलब y हेड आप फाइंड करेंगे ना, उसके बाद y हेड को यूज करके आपने z फाइंड करना है। z किसके बराबर होता है, y माइनस वाई हेड के बराबर होता है। जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे फिर आपने इसको प्रूव भी करना है कि y बराबर है y हेड प्लस z। ओके, वेयर y हेड इज द मल्टीपल ऑफ u एंड z इज एन ऑर्थोगोनल टू u। ओके, या किसी भी कर सकते हैं, इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा, वरना आप MPH501 के व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज कीजिएगा, हम इसको आप लोगों के लिए सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट, वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होते हैं इस हवाले से भी हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट S इज इक्वल टू u1 u2 u3 अप टू up बी द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन Rn is said to be an orthonormal set if S is an orthogonal set of unit vectors। ये जो हमने S लिया है एक सेट है जिसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर्स पड़े हुए हैं जो कि Rn से बिलोंग करते हैं। इस सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कहेंगे अगर ये जो सेट S है ये ऑर्थोगोनल सेट हो ऑफ यूनिट वेक्टर्स का। मतलब यूनिट वेक्टर्स का अगर ये ऑर्थोगोनल सेट हो तो उसके केस में हम S को ऑर्थोनॉर्मल सेट कहेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत आसान सा ये कंसेप्ट है, प्लीज ज़रा ध्यान से आप देखें। शो दैट S इज इक्वल टू u1 u2 u3 इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट वेयर u1 u2 एंड u3 आर गिवन। ओके, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमने सेट S को ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूव करना है। To show that S is an orthonormal set, we show that it is an orthogonal set of unit vectors. It can be easily proved that S is an orthogonal set. Orthogonal set तो हम इसको easily prove कर सकते हैं। U1 का पहले U2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, इक्वल टू 0 आएगा। फिर U1 का U3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ये भी इक्वल टू 0 आएगा। और फिर U2 का U3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ये भी इक्वल टू 0 आएगा। ये इस लेक्चर का जो पहली डेफिनेशन थी ऑर्थोगोनल सेट वाली, ये वही वाली है बिल्कुल जो भी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। ओके, ये वही लिखा हुआ सारा कुछ। फर्दर मोर u1 u2 u3 गिवन है। सबसे पहले u1 का u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, इक्वल टू यहाँ पे जो है ना वो 1 आ गया। ठीक है, देखिए ना उसने क्या कहा है कि हमारे पास अगर सेट S जो है उसके अंदर जो वेक्टर्स पड़े हैं वो ऑर्थोगोनल सेट हो यूनिट वेक्टर्स का, तो उस केस में हम सेट S को कहेंगे कि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है। u1 u2 u3 एक दूसरे के साथ वो ऑर्थोगोनल हैं। अब हम देखते हैं कि क्या u1 के साथ अगर हम मतलब u1 का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये u1 डॉट u1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ u1। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। अगर हमारे पास u1 कोई वेक्टर हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, u1 का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू u1 डॉट u1 और इसका स्क्वायर रूट यही होता है ना। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, u1 दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 डॉट u1। तो यहाँ पर स्टूडेंट उसने u1 डॉट u1 फाइंड किया है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप पुट करें ज़रा u1 का नाम और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू u1 डॉट u1 करें तो 1 आता है। दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो u1 का जो नाम है वो 1 के इक्वल आता है। तो जब किसी वेक्टर का नाम 1 के इक्वल आता है तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हमने u1 को यूनिट वेक्टर जो है वो प्रूव कर दिया है। यही काम आपने u2 के साथ करना है स्टूडेंट। आपने यहाँ पर u2 डॉट u2 किया, ये भी 1 आ गया, u3 डॉट u3 किया, ये भी 1 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेट S है ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं, एक तो ये म्यूचुअली
जो है ना वो ऑर्थोगोनल है और दूसरा ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो तभी हम सेट एस को ऑर्थोनॉर्मल सेट कह सकते हैं। उसके बाद ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की हम बात करते हैं। लेट एस इज इक्वल टू u1 u2 u3 अप टू up बी अ बेसिस फॉर अ सबस्पेस w ऑफ Rn। ये जो सेट एस है ये सबस्पेस w जो कि Rn की सबस्पेस है उसकी बेसिस है। हम लेट करते हैं is also an orthonormal basis if S is an orthonormal set। जिस तरह से हमने इस वीडियो के स्टार्ट में ऑर्थोगोनल सेट पढ़े हैं, इसके बाद ऑर्थोगोनल बेसिस पढ़ी है, अब हमने यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल सेट पढ़ा है और उसके बाद अभी हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पढ़े हैं। ये जो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, ये ऊपर वाली दोनों डेफिनेशन से रिलेट करके आपने अगर आप इसको समझे तो ये अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, that S is equal to u1 u2 up to u3 up to up is the basis for the subspace W of Rn is also an orthonormal basis। ये orthonormal basis होगी अगर हमारे पास जो सेट S है वो orthonormal सेट, अगर ये सेट S orthonormal सेट है तो फिर हमारे पास ये जो सेट S है इसको हम orthonormal basis भी कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। शो दैट S is equal to u1 u2 u3 इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R3। आपने शो करना है कि ये जो सेट S है ये R3 की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, वेयर u1 u2 एंड u3 आर गिवन। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, इसको हम कैसे ऑर्थोनॉर्मल जो है ना वो बेसिस प्रूव करेंगे। टू शो दैट S इज इक्वल टू u1 u2 u3 इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट इट इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो उस केस में हम प्रूव कर देंगे कि हमारे पास ये ऑर्थोगोनल बेसिस है। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट कैसे प्रूव किया जाता है कि सेट S के अंदर जो वेक्टर्स हैं, एक तो वो ऑर्थोगोनल सेट होने चाहिए और दूसरा यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए। ऑर्थोगोनल सेट के लिए u1 का u2 के साथ, u1 का u3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिमिलरली u2 का u3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें वो भी इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसको आप देख लें, यहाँ पर उसने बता दिया u1 डॉट u2 इक्वल टू 0, u1 डॉट u3 इक्वल टू 0। ये स्टेप्स जरूरी नहीं आप इनको फॉलो करें, आप जो है ना वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। u2 डॉट u3 इक्वल टू 0। फर्दर मोर आप u1 का u1 के साथ मतलब डॉट प्रोडक्ट लें तो वो u1 का मैग्नीट्यूड होगा ना, तो इस तरह से हमने u1 u2 और u3 को हमने यूनिट वेक्टर भी प्रूव कर देना है। तो जब आप ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर प्रूव कर देंगे S को, तो S क्या हो जाएगा फिर, वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जाएंगी R3 की। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है hence S is an orthonormal basis of R3। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट एक थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी स्टेटमेंट है, इसको आपने याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, n cross n matrix U has orthonormal columns if and only if U transpose into U equal to identity matrix। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास U जो है वो कोई m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स U है इसके ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स होंगे। ठीक है, कब होंगे, अगर U ट्रांसपोज को U के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए। ओके, तो मतलब U का अगर आप U के साथ इनर प्रोडक्ट लें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, उस केस में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स U है जो कि m क्रॉस n ऑर्डर का है, उसके जो है ना वो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट इसको प्रूफ किया गया है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स यूजिंग अबव थ्योरम। ये हमारे पास तीन हमारे पास पार्ट्स हैं इसके। आपने क्या करना है कि इसको प्रूव करना है कि इसके जो कॉलम्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स हैं। ओके, जो ऊपर थ्योरम है इसको यूज़ करते हुए सबसे पहले स्टूडेंट आपने इस पहले वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, इसको आप यू सपोज कर लें। इसको यू सपोज किया, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने के बाद यू ट्रांसपोज को यू के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बाय द अबव थ्योरम यू हैज़ ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स। बहुत आसान से है, आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। हमारे पास जो दूसरे पार्ट में आप इसको यू सपोज कर लें, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यू का ट्रांसपोज फाइंड करें, यू ट्रांसपोज को यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ओके, तीसरे पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना है, इसको आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर समझना है तो MTH501 के व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जो है ना वो कमेंट करना है, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है स्टूडेंट, लेट U बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स।
विद ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स। ठीक है, U हमारे पास एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स हैं। एंड लेट x एंड y बी इन Rn। ये जो x और y जो है ना ये Rn स्पेस से बिलोंग करते हैं। देन ये तीन कंडीशंस होल्ड करती हैं। इन कंडीशन को आपने सही तरह से याद रखना है क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और कोई क्वेश्चन भी दिया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा, जैसे कि ये भी नेक्स्ट हम एग्जांपल भी करेंगे, कि आपसे कहा जाएगा कि आप इन प्रॉपर्टीज को चेक करें। ओके, पहला हमारे पास थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या है कि ux का जो नाम है दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। दूसरी क्या है कि ux डॉट uy इक्वल टू x डॉट y एंड सिमिलरली ux डॉट uy ये y के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ x डॉट y इक्वल टू 0। एग्जांपल की बात करते हैं। लेट u इज इक्वल टू u हमारे पास ये मैट्रिक्स है, m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, और x भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। वेरीफाई दैट ux का नाम दिस इज इक्वल टू नाम ऑफ x। नोटिस दैट u हैज ऑर्थोनॉर्मल कॉलम। u क्योंकि उसने बता दिया था थ्योरम में कि u अगर हमारे पास एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जिसकी ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स हो, ओके, उसने बता दिया हमें, तो यहाँ पर उसने वही लिखा हुआ है। नोटिस दैट u हैज ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स एंड अगर ये ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स है इसके तो u ट्रांसपोज इनटू u जो है वो i के बराबर होगा बाय द अबव थ्योरम। मतलब इससे पहले वाला जो थ्योरम था उसको यूज करते हुए अगर u हमारे पास जो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है अगर उसके कॉलम जो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स हैं उस केस में u ट्रांसपोज को u के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए और ऑफ कोर्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ भी गया है। ओके, अब हम ux फाइंड करते हैं। u वही है हमारे पास, x यहाँ पे जो गिवन था उसको पुट किया, मल्टीप्लाई करें तो 3 - 1 1 मिलेगा। ये हमारे पास ux आ गया। ux का अगर आप नाम लें, ux हमारे पास एक वेक्टर है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसका अगर आप नाम लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, आंसर स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। अब x हमारे पास जो गिवन है उसके भी आप जो है वो नाम ले लें। x हमारे पास जो वेक्टर है तो हमारे पास यहाँ पे 2 + 9 आ जाएगा और सारे का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ux का जो नाम है वो बराबर है x के नाम से। तो फॉर द गिवन एग्जांपल हमने इस थ्योरम की जो पहली कंडीशन है, जो पहली प्रॉपर्टी है उसको हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लेक्चर नंबर 40 है, इसको इंशाल्लाह हम अपने जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।